सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी रिवोल्ट ऑफ 1857 की डिस्कशन को। एंड इसके जो लास्ट टॉपिक जो बाकी रह गया हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि जब ये पूरा का पूरा रिवोल्ट हो गया, इसमें जीत किसकी हुई जैद? हमने क्या देखा, क्या सीखा? किसकी जीत हुई? ब्रिटिशर्स की जीत हुई। हाँ, नहीं मतलब वैसे तो ब्रिटिशर्स की जीत हुई ना। देखो, क्योंकि डिसाइड डिसाइड हो गया जैद। जो बहादुर शाह जफर टू है उसका मयूर क्या करा इन लोगों ने? उसको क्या करा? उसको और उसकी बीवी को कहाँ भेज दिया था? रंगून। वहीं मर गया था वो। एंड म्यूटिनियर्स को एक एक को पकड़ के किसी को प्यार से समझाया गया, किसी को प्यार से पुचकारा गया, लेकिन ज्यादातर के साथ हमने क्या देखा था? ये देखो, सैकड़ों की तादाद में जो सिपॉइस थे, जो रेबल्स थे, जो नवाब थे और जो राजा थे, देवर ट्राइड एंड देवर हैंड। अच्छा, ये ट्राइड का मतलब क्या होता है? जब ये लिखा रहता है इतने बार आप इस चैप्टर में वाला शब्द सुन रहे हो, क्या मतलब है उसका, ट्राइड का? ट्राइड वर्ड आया एक्चुअली जैद कि किसी के खिलाफ ट्रायल चलना, राइट? इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि किसी को भी अरेस्ट करके उसकी कोर्ट में पेशी और एक पर्टिकुलर एक्ट के तहत उसका केस चलेगा एंड सजा का ड्यूरेशन जो है वो डिसाइड होगी, राइट? है ना? अब इसके रिपरकशन जानते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स थे, पूरे भारत के अंदर प्राधान्य जो उनका कंट्रोल था वो वापस आ गया बाय द एंड ऑफ 1859। ठीक है, लेकिन अब वो भारत को ना सेम अप्रोच के साथ डील नहीं कर रहे थे। उनकी जो पॉलिसीज थी उनको समझ में आ गया, अगर यही पॉलिसीज अगर हम लोग मयूर कंटिन्यू रखेंगे तो लोग तो फिर बगावत करेंगे। दिक्कत तो प्राधान्य पूरी की पूरी उन पॉलिसीज में ही थी ना, तो अल्टीमेटली इनको उन पॉलिसीज को चेंज करने की जरूरत थी। अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो थे वो इंट्रोड्यूस करे। अब ये चेंजेस जैद ऐसे हैं कि स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, वहां पर भी मिल जाएंगे लेकिन टफ लैंग्वेज के अंदर। एंड एनसीईआरटी पढ़ लो तो ये कुछ 6 चेंजेस हमें मिलेंगे, वो भी इजी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक है ये। एंड जैद मुझे एक बार बताओ, 150 मार्क्स का क्वेश्चन है या 250 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट से ज्यादा लिखने का स्कोप रहेगा क्या पेपर के अंदर? बिल्कुल नहीं। स्पेस ही नहीं होगा इतना, है ना, और टाइम भी नहीं होगा। सबसे बड़ा जो चेंज इन्होंने इंट्रोड्यूस करा प्रधान ने, वो ये करा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसकी वजह से क्या खत्म हो गया और क्या स्टार्ट हो गया? बताओ। हाँ, कंपनी रूल खत्म हो गया, क्राउन रूल चालू हो गया। इस एक्ट के अंतर्गत प्राधान्य हुआ क्या? ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी जो पावर्स थी, अब पूरी की पूरी तरीके से वो ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या प्राधान्य? यहां पर कौन है ब्रिटिश क्राउन? नहीं नहीं, उनका रूल खत्म हो गया, उनसे पावर छीन के ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। अब ये ब्रिटिश क्राउन कौन है? किंग या फिर क्वीन जो इंग्लैंड में बैठे हैं। तो वो एक बार बताओ, जब उनको पावर दे दी गई तो वो आके बैठेंगे अब इंडिया प्राधान्य? तो फिर ये क्यों लिखा हुआ है इस एक्ट के अंदर? पागल है एक्ट। बेसिकली उनका रूल चलेगा। बेसिकली देखो, जो मोनार्क होगा ना, चाहे वो किंग की फॉर्मेट में हो या फिर वो क्वीन की फॉर्मेट के अंदर हो, है ना, उसका रूल चलेगा। एंड उसके रूल जब जो चलेगा, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर आएगा एंड वो किंग या क्वीन के बिहाफ पर रूल करेगा। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी का करियर भारत के अंदर क्या हो चुका है इस टाइम पर? खत्म। अब ब्रिटिश क्राउन ने ये बोला इस एक्ट के अंदर, हम ये वाला काम इसलिए करने जा रहे हैं ताकि भारत के अंदर हम लोग एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर सके। अब हुआ क्या? ब्रिटिश कैबिनेट का जो भी मेंबर हुआ करता था, ब्रिटिश कैबिनेट का मतलब क्या जैद? क्या होती है ब्रिटिश कैबिनेट? यानी कि हाँ, वहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, आज भी है ना, एंड उसी से हमने मॉडल अडॉप्ट करा था। यानी कि पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं
जो कि करंट वहाँ के मंत्री हैं, उन्हीं को तो कहते हैं ना हम लोग कैबिनेट। हम लोग कहते हैं ना प्रधन्या, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज कैबिनेट, यानी कि वो लोग, वो एमपी जो कि करंटली मंत्री हैं। तो पूरे ब्रिटिश कैबिनेट में से एक मेंबर होगा, इसको एक डेजिग्नेशन दे दी जाएगी। उस डेजिग्नेशन का नाम क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एंड इसको बोला जाएगा भारत में, भारत की गवर्नेंस के लिए, ध्यान से सुनना, भारत में भारत की गवर्नेंस के लिए जो भी मैटर होंगे तुम रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। अब ये अकेला ये वाला काम तो कर नहीं सकता। जैसे पीएम क्या सब कुछ अकेला काम कर सकता है क्या जैद मयूर? बिल्कुल नहीं, उसको भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए होते हैं, कैबिनेट चाहिए होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो एक बड़ा मंत्रिमंडल होता है जैद, है ना। कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर होते हैं जो कि पीएम के और ज्यादा खास होते हैं, और ज्यादा पास होते हैं, है ना। तो इसको पूरे का पूरे काउंसिल दिया गया, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स दिए गए, पर्सन दिए गए इसको एडवाइस करने के लिए। एंड उसको बोला गया प्रधन्या इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो अभी तक एक टाइटल चलता था, अब इसका टाइटल क्या कर दिया गया जैद? वाइस रॉय। एंड ये वाइस रॉय किसकी आवाज होगी? किसको रिप्रेजेंट करेगा ये? ब्रिटिश क्राउन को। इन मेजर्स के थ्रू, इन चेंजेस के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यूके में बैठी सरकार ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी प्रधन्या के वो लोग भारत को किस प्रकार से रूल करेंगे। और यानी कि इस एक्ट के अनुसार किसका करियर कंप्लीट तरीके से खत्म हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिश फोर्सेस ने, यहां पर आपको दिख रखा है, रेबल्स को कैप्चर कर लिया, हमने पढ़ा था जैसे कानपुर के पास, ठीक है। दूसरा चेंज, जितने भी रूलिंग चीफ से देश के अंदर, उनको यह एश्योरेंस दी गई कि उनकी जो टेरिटरी है कभी भी फ्यूचर में उसका एनेक्सेशन नहीं होगा, उसके ऊपर बुरी निगाह नहीं डालेगी अंग्रेजी हुकूमत। और उनको यह भी बोला गया कि वो अपना किंगडम जो है अपने हायर्स को पास कर सकते हैं, इंक्लूडिंग देयर अडॉप्टेड सन। अब मुझे एक बात बताना जरा, यही रवैया अगर पहले अपना लिया जाता अंग्रेजों के द्वारा तो किसकी जान बच जाती? किससे इनकी भिड़प बच जाती? कि ऐसा लीगल हायर वाला इशू किसके साथ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई। हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज, लेकिन उनको यह बोला गया हम ये सब कुछ आपको करने देंगे, बस एक सॉवरेन पैरामाउंट ना आप लोग ब्रिटिश क्वीन को मान के चलो। यानी कि आप लोग ये मान के चलो कि आप जैसे भी रूल कर रहे हो आप क्वीन की अध्यक्षता के अंतर्गत काम कर रहे हो। इंडियन रूलर्स को यह बोला गया कि आप अपने किंगडम को होल्ड कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को टॉप के वजीर आजम मत समझने लग जाना। आप हमेशा सबऑर्डिनेट रहोगे ब्रिटिश क्राउन से। तो एटलीस्ट इसके लिए इंडियन रूलर्स को यह तो भरोसा हो ही गया ना प्रधन्या कि चलो कोई बात नहीं, बेटा खुद का भी है या अडॉप्टेड भी है, एटलीस्ट अब तो अलाउ करा जा रहा है ये वाली चीज। तो ये लोग मान गए ज्यादातर, है ना। उसके बाद तीसरा चीज ये डिसाइड करा गया, पूरी ब्रिटिश आर्मी के अंदर जितने हिंदुस्तानी सैनिक काम कर रहे हैं उनका जितना प्रपोर्शन है, द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी, इसको रिड्यूस करा जाएगा और यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज करा जाएगा। ये तो बट ऑब्वियस ही बात थी ना जैद, ऐसा क्यों करा जा रहा है प्रधन्या? इंडियन सोल्जर्स की संख्या कम करी जा रही है, यूरोपियन सोल्जर्स की बढ़ाई जा रही है। 1857 के बाद ऐसा क्यों करा जा रहा है? हाँ यूरोपियन ज्यादा रहे, क्योंकि हिंदुस्तानी ज्यादा रहेंगे तो पता चला हर एक इन्फेंट्री में एक मंगल पांडे हुआ, है ना। या फिर प्रधन्या जैसी लेडी भीम हुई तो उसने तो, जैसे याद है रानी अवंतीबाई, तो इन लोगों ने तो बगावत कर देनी है। लेकिन फिलहाल हालांकि यहाँ पर हाँ यानी कि यहाँ पर तो वैसे अगर मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पर तो बात उसकी चल रही है वैसे तो सिपॉइज की। सिपॉइज अगर हिंदुस्तानी होंगे तो वो चिढ़कर यूरोपियन सोल्जर्स को मार देंगे। इसके चांसेस बहुत कम है कि एक यूरोपियन सोल्जर यूरोपियन ऑफिसर को मारेगा, राइट।
ये भी डिसाइड करा गया डैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड सदर्न इंडिया, ज़्यादातर जो सोल्जर्स हैं वो गोरखास, सिख और पठान लोग होंगे, इन रेजिमेंट से पिक करे जाएंगे, क्योंकि मेजर जो रिवोल्ट जो करा वो इधर ही के तो लोगों ने तो करा, तो यहां से बंदे कम ही रिक्रूट करो, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन्होंने इन रीजन्स को क्यों छोड़ दिया कि यहां से रिक्रूटमेंट कम होनी चाहिए, जल्दी बताओ। हाँ, लॉयल्टी नहीं दिखाई थी, और दूसरा ये वाली बात भी है ना कि जब इनको सप्रेस करा इन्होंने प्रतन्या, तो अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया के लोग ये भी तो देख रहे हैं ना, मतलब अंग्रेजों को ये भी तो पता है ना कि लोगों ने ये भी देखा है कि हमने यहाँ के लोगों को, यहाँ की म्यूटिनी को सप्रेस करा है। अब यहाँ से कोई भी भर्ती होगा तो हो सकता है वो किसी बुरे मकसद के साथ आर्मी में हमारे आ रहा हो, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने जा रहा हो। ये डर तो है ही ना शायद इनको इस टाइम पर। अगला चेंज, जो लैंड और प्रॉपर्टी थी मुसलमानों की, इसको बहुत लार्ज स्केल पे कन्फिस्केट करा गया। व्हाट डू यू मीन बाय कन्फिस्केशन? कन्फिस्केट करने का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना, कब्जे में कर लेना। एंड इनको शक भरी नजरों से और नफरत भरी नजरों से देखा गया। ब्रिटिश ये मानते थे कि यही वो लोग हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेबिलियन इन अ बिग वे। अब मुझे एक बात बताओ मयूर, वैसे तो वन ऑफ द कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि रिलीजियस नेचर, एक टर्म में आ सकता है बस, वो कारतूस वाली बात, मंगल पांडे वाली बात है ना, उसके अलावा तो कोई रिलीजियस एंगल नहीं है। लेकिन अगर अंग्रेजों के पर्सपेक्टिव से हम लोग रीजन को ढूंढने की कोशिश करें तो एक बात बताओ, रिलीजियस होस्टिलिटी का एंगल है कि नहीं है इस वाले पॉइंट के अंदर? टारगेट करा जा रहा है, जैद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस पॉइंट के अंदर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, मतलब कैसे भी करके ब्लेम उनके ऊपर पटका जा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है। क्यों भाई? अच्छा एक बार बताओ प्रधन्य, अगर हिंदूज के लिहाज से अगर हम लोग ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, फिर तो हिंदूज भी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों जैद? अगर कारतूस के अंदर सुअर का मांस हो रहा है तो गाय की चर्बी की भी तो बात हो रही है। दिक्कत तो दोनों को ही थी ना, हिंदुओं को भी मुसलमानों के भी। लेकिन इनका पता है क्या मानना था? इनका यह मानना था कि जो अफवाह है ना कारतूस वाली, ये मुसलमानों ने फैलाई है, ज्यादातर मुसलमानों ने फैलाई है। अब ये वो वाली बात है मयूर, देखो ब्लेम ग्लेम वाली बात है ये, कि कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी कैसे भी बोल देना। जो ब्रिटिशर्स थे, दे डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। उन्होंने बोला अब हम इस चीज का अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को कैसे भी करके हमें ठेस नहीं पहुंचानी है। जो भी उनके रीति रिवाज हैं, परंपरा हैं, अनुशासन है, धर्म को लेकर धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक कानून हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे। हम जब भी कोई डिसीजन लेंगे किसी रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ या कोई भी एक्शन लेने जा रहे हैं, हम इन चीजों का, उनके कस्टमरी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस का ख्याल रखेंगे। पॉलिसीज कुछ इस प्रकार से भी बनाई गई कि लैंडलॉर्ड्स और जमींदारों को प्रोटेक्ट करा जाए एंड उनको सिक्योरिटी ऑफ राइट दिए जाए उनके लैंड के ऊपर, कैसे ना कैसे करके, ठीक है, ताकि उनका शोषण ना हो। अब ये एक नया फेज स्टार्ट हो गया इन द हिस्ट्री आफ्टर 1857। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई आप लोगों को? अब ये कुछ आपको रेड कलर में जो दे रखे हैं ये मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट थे, वैसे तो आपको अदर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट पता होने चाहिए, ठीक है। ये वाला जो मैप है पूरा का पूरा, एक बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, ये वाला जो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट मैप है ये एपीएफसी एंड ईपीएफओ के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जितने सेंटर्स हैं मेन सेंटर्स, सिर्फ आप ये रेड डॉट इसमें से पढ़ सकते हो इस एग्जाम के लिए, लेकिन सिर्फ एपीएफसी और ईपीएफओ के अलावा कुणाल सारे एग्जाम के अंदर, सारे के सारे एग्जाम के अंदर ये सारे मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट पूछे जा सकते हैं। अब जैद हो सकता है कि एक सिंपल सा यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन बन जाए कि इनमें से कौन सा सेंटर ऑफ रिवोल्ट था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, एंड उसके अंदर हो सकता है मयूर हमने ये वाले नाम सुने ही ना हो, माओ, नीमच, नसीराबाद,
नाओगोंग, बताओ। और नगोड़े। हालांकि ऐसे तो बहुत सारे नाम आपको दिख रहे होंगे, लेकिन एक बताओ, अगर मैं ऑप्शन से डालूं, मयूर ये तो हमने कतई नहीं सुन रखा होगा, नागोंग भी नहीं सुन रखा होगा, नगोड़े भी नहीं सुन रखा होगा, किसी बुक में नहीं। अगर इस मैप को अगर हम लोग छोड़ दें तो ये मैप, हाँ ये मैप एक कॉम्प्रिहेंसिव मैप है। ये मैप आपको मदद भी करेगा, ये सेंटर्स जो हैं ये आपको मदद भी करेंगे। यहां पर अगर आप ये इसको थोड़ा सा एरियल व्यू के साथ देखो, अगर इस मैप को, ये ज्यादातर कौन सी जगह आपको लग रही है बताओ? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत, बताओ कौन सा है? इज इट नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया? ज्यादातर कौन सा हिस्सा दिख रहा है आपको? नॉर्थ इंडिया। एंड ज्यादातर मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट एंड अदर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट कहां दिख रहे हैं? नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो क्या हम ये कह सकते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 वैसे तो एक पहली आग थी, पहली चिंगारी थी जो कितनी बड़ी लार्ज स्केल पर फूटी फटी, लेकिन उसके बावजूद भी इट वॉज लिमिटेड टू नॉर्दर्न इंडिया। बताओ। हाँ कि ना?